अस्सलामुअलैकुम, आप देख रही हैं प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल। मैं हूं आपके साथ शुमाइल अर्शद। नाज़रीन, एक जानिब मुल्क भर में आज यौम तकबीर कौमी जोश व जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मुल्क भर में आम तातील है तो दूसरी जानिब आज साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ 6 साल बाद दोबारा पार्टी के सदर मुंतखब हो गए हैं। आज का दिन दोनों हवालों से बड़ा अहम है। एक तो ये कि आज के दिन हमारा मुल्क एटमी कुव्वत बना, एटमी ताकत बना, लेकिन अब सवाल यहाँ ये पैदा हो रहा है कि एटमी क़ुव्वत होने के बावजूद हमारे मुल्क का ये हाल क्यों है कि हम तवानाई के शदीद बहरान का शिकार हैं। और दूसरा अहम सवाल ये भी पैदा हो रहा है कि वो जो तरक्की के अहदाफ थे, क्या उन तक पहुंचने में हमें कामयाबी मिल रही है। ये बड़ा अहम सवाल है जो कि हमारे जहनों में है। साथ ही साथ नून लीग के साबिक सदर शहबाज शरीफ जो पार्टी के ओहदे से इस्तीफे के बाद नए सदर के चुनाव के लिए इलेक्शन किया गया था, फिर हमने देखा कि नवाज शरीफ के चारों सूबों से अलग अलग कागजात नामजदगी जमा कराए गए और वो बिला मुकाबला नून लीग के सदर मुंतखब हो गए। 28 जुलाई 2017 को पैनमा केस में नाअहली के बाद नवाज शरीफ को दोबारा पार्टी सदर बनाने के लिए मुस्लिम लीग नून ने अक्टूबर 2017 में इंतखाबी इस्लाहात एक्ट की जो शिक थी 203 उसमें तरमीम की थी, जिसके बाद फिर नवाज शरीफ ने एक मरतबा फिर मुस्लिम लीग नून की सदर की जो हैसियत है उसकी जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। इस एक्ट के खिलाफ कई जमातों की जानिब से दरखास्तें दायर की गई थीं और सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे साकिब निसार, उनकी सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की थी। अदालत उज़्मा ने जो फैसला दिया था, अपने फैसले में अदालत उज़्मा की जानिब से ये कहा गया था कि हर वो शख्स जो आर्टिकल 62 और 63 के तहत अहल नहीं है वो पार्टी सदारत के लिए भी अहल नहीं है, और ये पाबंदी नाअहलियत के दिन से शुरू हो जाएगी और जब तक नाअहलियत बरकरार रहेगी वो पार्टी का सदर भी नहीं रहेगा। इस फैसले के बाद फिर नवाज शरीफ ने वजारत उज़्मा के बाद जो पार्टी सदारत थी वो भी उनके हाथ से चली गई थी। फिर आज जब नवाज शरीफ ने सदर मुंतखब होने के बाद जो खिताब किया तो उसमें उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई और उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार ख़ास तौर पर उन्होंने उनको सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि खुशियाँ मनाएं कि आज साकिब निसार का जो फैसला था वो अवाम ने रद्दी की टोकरी में डाल दिया है और आज नवाज शरीफ सुरखरू होकर एक बार फिर अवाम के सामने खड़ा है। नवाज शरीफ ने यह भी कहा कि 2013 में वो खुद चल के बानी पीटीआई के पास गए थे और कहा था कि आए मिलकर मुल्क की तरक्की के लिए हम काम करते हैं, मगर उसके बाद जो बानी पीटीआई थे वो लंदन चले गए, वहाँ जाकर लंदन प्लान बनाया और उसके बाद फिर जो नून लीग की हुकूमत थी उसे गिरा दिया गया। तो नवाज शरीफ ने आज जो खिताब किया उसमें उन्होंने माजी के शिकवे दोहराए। वही बात उनकी जानिब से दोहराई गई कि हमारी हुकूमत को एक साजिश के तहत गिराया गया और मुल्क जो उस वक्त तरक्की की जानिब जा रहा था वो बड़े नुकसान से दो चार हुआ। इस मौके पर शहबाज शरीफ ने भी खिताब किया और उन्होंने कहा कि जजों की अक्सरियत ऐसी है जो पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली चाहती है। अदलिया को भी शहबाज शरीफ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यह पैगाम पहुंचाया कि मेहरबानी करें, अगर पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली आप चाहते हैं तो आपको मुनसिफाना फ़ैसले करना होंगे और तरक्की और खुशहाली उसी सूरत में वापस आएगी जब सब एक बराबर होंगे। जज भी, सियासतदान भी, जर्नल भी, सबको एक ही तरह से देखा जाएगा, एक ही तरह से इंसाफ किया जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत जो है वो माजी के जो मुतनाज़ा फ़ैसले देने वाले जजेस हैं, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई का इरादा रखती है? क्योंकि नून लीग की जानिब से बातें तो बहुत की जाती हैं अवामी इज्तिमात में, और वही बात जो हम कर रहे हैं कि नवाज शरीफ ने कहा कि उनकी हुकूमत को गिराया गया, गलत फैसले दिए गए, तो क्या सिर्फ ये ज़बानी कलामी बयानात हैं या वाकई इनका कोई सीरियस इस हवाले से जो अदालत में जाने का फैसला है वो सामने आ सकता है? इस पर हम बात करेंगे। साथ ही साथ दूसरा अहम मौजू ये है वो है नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस। कायम मकाम सदर और चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी की मंजूरी से नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जारी किया गया है और नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 जो है वो जारी कर दिया गया है। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के जरिए 2 बड़ी अहम तरमीम हैं जो कि की गई हैं और वो कुछ इस तरह हैं, जिसके तहत नैब के रिमांड की जो मुद्दत थी वो 14 दिन से बढ़ाकर अब 40 दिन कर गई है
कर दी गई है और साथ ही साथ जो नैब अफसरान है, जो बदनीयती साबित हो जाएगी अगर उस पर, तो उसकी जो सज़ा थी वो 5 साल से कम करके अब 2 साल कर दी गई है। उधर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक हैं, उन्होंने इन जो नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस है उसकी मुखालिफत की। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीमी बिल की जो समाअत है वो होने वाली है। ऐसी सूरत हाल में ये ऑर्डिनेंस लाने के मकासद क्या हो सकते हैं, फिर नैब रिमांड की जो मुद्दत है उसको बढ़ाने की वजूहात क्या हो सकती हैं, और जो नैब अफसर की सज़ा 5 साल से कम करके 2 साल क्यों की जा रही है, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, और क्या इस तरमीम से नैब की कारकर्दगी में बेहतरी आएगी, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम रोशनी डालेंगे। इसके अलावा रोशनी की अगर हम बात करें तो हमारा मुल्क अंधेरों में डूबा हुआ है। लोड शेडिंग ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया है और अब वज़ीर आज़म ने इस जानिब संजीदगी से नोटिस दिया है और उनकी जानिब से ये कहा गया है कि गैर एलानिया लोड शेडिंग को ख़त्म किया जाए और जो नुकसान में चलने वाले फीडर्स हैं उनको भी बंद करने की हिदायत की गई हैं। तो क्या अब जो इक़दाम उठाए जा रहे हैं हुकूमत की जानिब से वो आवाम को कुछ रिलीफ दे पाएंगे या आवाम इस बहरान से निकल पाएगा, इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अपने मेहमानों से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और आज की बड़ी अहम खबर और अहम डेवलपमेंट ये रही कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ नून लीग के 6 साल बाद पार्टी सदर मुंतखब हो गए। नाअहलियत के बाद जो उनका पार्टी सदर का ओहदा उनसे चला गया था वो दोबारा उन्हें वापस मिल गया है और इसके बाद उन्होंने फिर खिताब भी किया, बड़ा पुरजोश खिताब किया, माजी के शिकवे भी किए, कुछ मुस्तकबिल के हवाले से भी बात की। तो इसी टॉपिक से अपनी गुफ्तगू का हम आगाज़ करते हैं। अपने मौजूद मेहमानों से मैं आपका तारुफ करवा देती हूँ। PTI से फ़िज़ा ज़ीशान साहिबा हमारे साथ कराची स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, आपका बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर आमिर हसन पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, बैरिस्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। इसके अलावा सीनियर तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर अलाउद्दीन साहब भी आज प्रोग्राम में हमारे साथ हैं, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आमिर हसन साहब, आपसे मैं ये सवाल करती हूँ, यकीनन पीपल्स पार्टी की सपोर्ट से नून लीग की हुकूमत बनी, आज नवाज शरीफ ने बड़ा अहम खिताब भी किया, आपने क्या महसूस किया आज के उनके खिताब में? क्या कोई तब्दीली या उनके बयानिए में आपने देखा कि कोई तब्दीली आई है? और दूसरा ये कि आपको लगता है कि जो नून लीग को अब सपोर्ट की ज़रूरत थी आवाम की, वो दोबारा से उनको मिल पाएगी या एक नई जान डाल पाएंगे नवाज शरीफ? बहुत शुक्रिया जी। देखिए, मियां नवाज शरीफ का आज का जो खिताब था, कोई उसमें नई बात तो ऐसी नहीं थी कि उसकी तरफ इशारा किया जा सके कि कोई नई बात थी। वो बातें मियां साहब एक अरसे से कर रहे हैं और अपने बारहा वो 2017 का जो उनका बयानिया था कि मुझे क्यों निकाला, वो बयानिया उनका आज तक जारी है 7 साल गुजरने के बावजूद। उसके साथ साथ आज मियां साहब ने एक जो बात की कि 47 से एक सिलसिला शुरू है, लेकिन मियां साहब ने अपनी बात तो की, लेकिन 47 से लेके आज तक जो जुल्म हुआ पाकिस्तान के अंदर सियासी क़यादतों के साथ, उसमें अपने अलावा उन्होंने जिक्र नहीं किया है। जो मैं समझता हूँ कि आज मुस्लिम लीग को मैं मुबारकबाद देता हूँ एक पॉलिटिकल वर्कर के तौर पे कि उनके जो कायद हैं उन्हें दोबारा मौका मिला कि वो सदर बने। 75 साल की उम्र में अल्लाह ताला ने उन्हें दोबारा उम्र खिज़र दे कि दोबारा ये मौका मिला कि वो अपनी पार्टी की क़यादत करे। वगरना अगर मियां साहब तारीख का जिक्र करते तो फिर उन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत का अगर वो जिक्र करते और पाकिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म का जिक्र करते, जिसकी वजह से आज मुल्क एटमी ताकत है, जिसने 38 दिन के अंदर महज जब टूटा फूटा पाकिस्तान मिला तो एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी, उस मुंतखब वज़ीर आज़म को 50 साल की उम्र में शहीद कर दिया गया। उसके बाद उसकी बेटी जिसने मिसाइल टेक्नोलॉजी दी पाकिस्तान और आलम इस्लाम की पहली खातून वज़ीर आज़म थी मुंतखब, उन्हें 53 साल की उम्र में शहीद कर दिया गया। तो पीपल्स पार्टी की क़यादत तो ऐसी है कि जिन्हें बहुत यंग एज में 50s में, अर्ली 50s में या 50 में उन्हें शहीद कर दिया जाता है। हमें मौका नहीं मिलता कि हम 75 साल की 80 साल की उम्र में दोबारा क़यादतें संभालें। तो हमें तो अच्छा लगता है अगर क़यादतें मिलें, लेकिन मैं समझता हूँ कि अब तमाम सियासी जमातों को एक बयानिया बनाना पड़ेगा जी कि सियासी क़यादतें सियासी मैदान में मुकाबला करें। अगर मियां साहब ने आज सवालात उठाए हैं, बजा उठाए हैं, 2018 के उनके सवालात हैं 17 के, कि वही बयानिया मुझे क्यों निकाला, ये जजेस और जनरल्स मेरे खिलाफ क्यों थे। सही। और मियां साहब ने कहा कि इमरान खान की सियासत उन्हीं की गोद से शुरू हुई है।
تو میاں صاحب کو بھی یہ بھی تو بتانا چاہیے کہ ان کی سیاست کہاں سے شروع ہوئی ہے، کیسی شروع ہوئی ہے. تو یہ پاکستان کا ایک المیہ رہا ہے. صحیح. تو میں بطور سیاسی ورکر یہ سمجھتا ہوں کہ اب سچ بول کے آگے بڑھنے کا وقت ہے. ملک کو ٹروتھ اینڈ ٹھیک. ریکنسیلیشن اچھا عامر کمیشن کی صاحب ضرورت ہے. آپ آپ نے پی کیا ایم ایل این سمجھ کے رہے ہیں کہ کہا کہ بیانیوں کو تقویت. اچھا عامر صاحب ایک بڑا اہم سوال یہ بھی ہے، اب نواز شریف پارٹی صدر منتخب ہو گئے ہیں، اب آپ کو اس حوالے سے آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ جو اب وزیر اعظم شہباز شریف کے فیصلے ہیں کیا وہ ان کے زیر اثر آ سکتے ہیں، یا پیپلز پارٹی کی وزیر اعظم شہباز شریف کے ساتھ جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کیا وہ تو اس سے متاثر نہیں ہوگی؟ نہیں ہم نہیں سمجھتے جی. وہ پہلے بھی میاں شہباز شریف کوئی بھی فیصلہ میاں نواز شریف کے بغیر نہیں کر رہے تھے. بھلے وہ کیبنٹ ہو انہی کے ساتھ کر رہے ہیں. ہم ابھی حکومت کا حصہ تو نہیں ہیں، لیکن کیونکہ ملک کو ضرورت ہے کہ حکومت تو ہونی چاہیے نا. جو سب سے بڑی پارٹی تھی ہم نے اسے کہا کہ وہ حکومت بنائے. وہ سب سے بڑی پارٹی کو ہم نے پہلے کہا. لیکن آپ کو پتا ہے وہ تو ضد پہ ہیں کہ ملک کو کسی بھی طرح اسٹیبلٹی نہیں ملنی چاہیے. تو اس کے بعد جو دوسرا بڑا گروپ تھا اس نے ہم سے رابطہ کیا، کہا حکومت بنائے. تو میں سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی تو ایک اصولی طور پہ سپورٹ کر رہی ہے. اور پی ایم ایل این کے فیصلے پہلے بھی میاں نواز شریف کی مرضی سے ہو رہے تھے، اب بھی ہوں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کولیکٹیو وزڈم کے ساتھ پارلیمنٹ کے اندر فیصلے ہوتے رہے تو ملک کے لیے بہتر ہے. اور ملک کے اندر ڈائیلاگ کا آغاز ہونا چاہیے. تمام سیاسی جماعتوں کو بحرانوں سے ملک کو نکالنے کے لیے اکٹھا بیٹھنا چاہیے. اور اب یہ پوائنٹ سکورنگ، یہ مہنگائی کے اوپر، بجلی کے بلوں کے اوپر، اس پہ نہیں کرنی چاہیے. یہ ایک مشترکہ ملک کا اور عوام کا مسئلہ ہے. اسے سب کو مل کے نکلنا چاہیے. ملک کے آگے اور بڑے بڑے بحران ہیں. سیاست کبھی بھی عوام کے مسائل کو الجھا کے نہیں کی جاتی، سلجھا کے کی جاتی. صحیح ہے. اچھا فضا صاحبہ، پاکستان تحریک انصاف کی یہ درخواست لے کے گئی تھی کہ جو شخص نااہل ہے وہ پھر پارٹی کا صدر بھی نہیں رہ سکتا ہے. وہی جو نواز شریف کے ساتھ ہوا آج وہی بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا. اب چیئرمین بیرسٹر گوہر ہیں، تو احساس تو نہیں ہوتا کہ اسی کے زیر اعتاب آپ کی جماعت بھی آ گئی؟ جی یہ تو بڑا ہی مطلب نوشتہ دیوار ہے نا. ہر کوئی دیکھ سکتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. ایک پارٹی ہے جس کو کہ مطلب جس طریقے سے ابھی نواز شریف صاحب پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئے ہیں، الیکشن کمیشن نے کوئی اعتراض نہیں کیا، جبکہ ہماری پارٹی نے 3 دفعہ انٹرا پارٹی الیکشن کروا دیا، لیکن تینوں دفعہ انہوں نے اٹھا کے پھینکا. اور اس کے بعد پتہ تو چل جاتا ہے ظاہر ہے کہ ایسی کون سی ہمارے ساتھ اتنا اسپیشل سلوک ہو رہا ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری پارٹی کو تسلیم ہی نہیں کیا جا رہا. وہ پارٹی جو اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے، جو عوام میں سب سے زیادہ مقبول پارٹی ہے، اور جس کا اتنا بڑا مینڈیٹ چوری کیا گیا، تو وہ ہمارے قائد کو جس طریقے سے انہوں نے اندر رکھا ہوا ہے، جس طریقے سے آج مجھے اتنی حیرت ہے کہ آج 28 مئی جو کہ کتنے سال سے ہماری ایٹمی قوت بنی تھی پاکستان، اللہ پاک پاکستان کو ترقی دے، 26 سال ہو گئے. آج اس دفعہ کیسے خیال آ گیا کہ انہوں نے 28 مئی کو یوم تکبیر منانا ہے؟ اس سے پہلے آپ کو بھی میرا خیال ہے یاد نہیں ہوگا کبھی کہ یہ کیوں آج کے دن چھٹی دے دی گئی. آج کے دن سائفر کیس کا فیصلہ آنا تھا، اور ساتھ ہی جج صاحب نے، ہمارے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آج بالکل آج کوئی کیس کا فیصلہ نہیں ہوگا، آج کے دن چھٹی. حالانکہ یہ وہ ملک ہے جہاں سوری ٹو سے عدلیہ کا وہ حال ہے کہ پوری دنیا میں جانتے ہیں 133 یا 134 نمبر پہ یہاں پہ جوڈیشری کا نظام ہے. تو ادھر تو چھٹی والے دن بھی کیسز نپٹانے چاہیے، لیکن وہ بس آگے کیے جاتے ہیں. لیکن عدلیہ کے فیصلوں کو تو خود نواز شریف نے تنقید کا آج نشانہ بنایا ہے. ثاقب نثار کا خاص طور پہ انہوں نے نام لیا ہے کہ کس طرح سے ان کی حکومت گرائی گئی. خود عدلیہ کے حوالے سے انہوں نے بات کی. یہ کہنے کی باتیں ہوتی ہیں، انہیں بھی پتہ ہے کس طریقے سے اب کی عدلیہ نے جس طریقے سے فیصلہ کیا گیا، جس طریقے سے بلا لیا گیا، جس طریقے سے اس طرح کی پورے پاکستان کی میرا خیال ہے تاریخ میں کبھی پوری تاریخ میں اس طرح کے الیکشنز نہیں ہوئے تھے کہ ایک پارٹی سے آپ بلا بھی لے لیں، ایک پارٹی کو آپ الٹے سیدھے سمبل پکڑا دیں، لوگوں کو آپ ایک امتحان میں ڈال دیں. لیکن ہم نے دیکھا 8 فروری کو کہ کیسے عوام نکلی تھی، اور کیسے وہ لوگ پوچھتے تھے کہ آپ مطلب عوام پوچھتی تھی
क्या हमारा कैंडिडेट कौन है, उसका सिंबल कौन सा है, तो हमने तो ये देखा है। ठीक है। अच्छा बाबर साहब, अभी जैसे फिजा साहिबा भी बात कर रही हैं कि ये सिर्फ ज़बानी बातें हैं, क्या आप भी ऐसा समझते हैं कि जो बयानात दिए जाते हैं कि माजी में जो मुतनाज़ा फैसले किए गए, नून लीग की हुकूमत को गिराई गई, तो ये सिर्फ ज़बानी जमा खर्च है, या आपको लगता है कि वाकई मुस्लिम लीग नून की हुकूमत सीरियस है कि इन फैसलों के खिलाफ अदालत में जाए? बातें होती हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उन्होंने सियासी बयान तो बहरहाल देने हैं और सियासत का हिस्सा है, उसको उसी से लेना चाहिए, उसको कोई बहुत ज़्यादा उस पर इंसान को रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। बाकी जहाँ तक आपने ताल्लुक इस चीज़ का है कि माजी में क्या होता रहा, सब हमें पता है। हमारा सब थोड़ा इशू ये है कि हम माजी से नहीं निकलते। नवाज शरीफ साहब ने जो आज बातें की हैं, बातें तो बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अदलिया के वो फैसले मुतनाज़े हैं, अदलिया के और भी बहुत सारे फैसले मुतनाज़े हैं। आगे आगे हमें सोचना चाहिए, पॉलिटिकल कंसेंसस के साथ बात करनी चाहिए, मुल्क को आगे लेके जाना चाहिए। इन्हीं चीज़ों में पड़े रहेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। हमें मुस्बत चीज़ें, मुस्बत पहलुओं पे बात करनी चाहिए। मेरे नज़दीक सबसे मुस्बत पहलू ये है कि आज मुल्क में एक कोalition गवर्नमेंट है, मुल्क की दो पॉलिटिकल पार्टीज बावजूद इसके कि उनके पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं, एक दूसरे के साथ मिल के वो गवर्नमेंट चला रहे हैं और मिल के फैसले करते हैं, और उम्मीद चाहिए कि बेहतरी होंगी। माजी में इस तरह की कोalition गवर्नमेंट का पाकिस्तान में कोई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, लेकिन ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज PMLN और पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है, लगता तो यही है, और बहुत सारी चीज़ों से ये चीज़ वाज़ेह भी होती है कि डेफिनेटली उनके अंदर इस चीज़ की रियलाइजेशन है। मियां नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब की आपस में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, शहबाज शरीफ साहब की भी पॉलिटिकल लेवल के ऊपर पीपल्स पार्टी की अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। तो बातों से निकल के आगे बात अभी अमल करना चाहिए, हर किसी को पॉलिटिकल स्पेस मिलनी चाहिए। सियासत अपने रमूज हैं, सियासत के अपने बहुत सारे कायदे हैं, सियासत में कभी दरवाजे बंद नहीं होते। ज़ाती मफाद, अनात, नफ़रत, इस किस्म की सियासत से मुल्क को कभी फ़ायदा नहीं होता। बहरहाल पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, हर किसी की अपनी सिग्निफिकेंस है, हर किसी का वजूद को तस्लीम करते हुए सबको मिल बैठ के आगे बढ़ना चाहिए। इलेक्शन कभी हो जाएंगे, कोई जीतेगा, कोई हारेगा। आज अगर कोई हार, उसको खदशात भी हैं, तो कल इलेक्शन दोबारा होंगे जब अपने टाइम पे, तो फिर वही हो जाएगा। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बेहतरी यही है, मुल्क को ज़रूरत भी इसी चीज़ की है कि मिल के आगे चले। मिलने का मतलब कभी नहीं होता कि आप अपने पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। पॉलिटिकल के अंदर रह के भी अब मुल्क के लार्जर इंटरेस्ट पे वो तमाम बातें, तमाम इशूज जिन पे कंसेंसस होता है, फॉर एग्जांपल मुल्क की सिक्योरिटी है, मुल्क की इकॉनमी है, इस पे तो कोई किसी किस्म के डिफरेंसेस किसी को ना है ना हो सकते हैं। इन चीज़ों को लेके आगे चल लें, तो इसी तरह में होता है। मुझे उम्मीद है कि चीज़ें इससे बेहतर ही होंगी, क्योंकि रियलाइजेशन सबके अंदर डेफिनेटली। ठीक है, एक ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बड़ा अहम मामला है कि नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस, दो बड़ी अहम तरमीम की गई हैं, आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई है, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। हमने ये बड़ी अहम चीज़ देखी कि नैब तरमीमी बिल जो है वो उस हवाले से दो अहम जो तरमीम हैं वो इसमें की गई हैं। तो अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई है, कि उसमें क्योंकि उसमें एक अहम तरमीम ये भी है कि अगर बदनीयती साबित होती है नैब के अफसर पर, तो उसकी जो सज़ा थी वो 5 साल से कम करके 2 साल कर दी गई है। और फिर नैब रिमांड की मुद्दत जो बढ़ाई गई है, इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? फिजा साहबा, आप इसके पीछे क्या वजूहात समझ रही हैं, क्या नीयत हो सकती है? जी, ये जो इतनी जल्दी में आसिफ अली जरदारी साहब तो इस वक्त नहीं है मुल्क में, और जब प्रेसिडेंट नहीं होता तो सेनेट के जो चेयरमैन होते हैं वो कायम मकाम प्रेसिडेंट होते हैं, उनसे एक एमरजेंसी में ऑर्डिनेंस जो है वो पास कराया गया है, साइन कराया गया है। तो ऑर्डिनेंस जो है उसका मतलब, उसमें ये है, दो पॉइंट्स हैं, दो ऑर्डिनेंसेस हैं। एक तो ये है कि इन्होंने जो रिमांड है उसकी मुद्दत बढ़ा दी है 14 दिन के बजाय 40 दिन। हालांकि जब इमरान खान का दौर था तो 90 उस वक्त 90 दिन था, और अब जो है अब उन्होंने इसको 90 दिन से कम करवा के 14 पे ले आए थे उस वक्त। उसके बाद वो उस वक्त वो घबरा रहे थे कि 90 दिन बहुत ज़्यादा है, अब वो उनको 14 दिन बहुत वो लग रहा है कि ये बहुत कम है, इसको बढ़ा दिया जाए। मकसद ये है कि, और एक आपको पता है कि नैब का केस है जो जिसमें खान साहब ने खुद आना है, खुद बात करनी है, जो कि खैर मीडिया वो वीडियो जो उनका खिताब है या वो बात करेंगे वो भी नहीं दिखाया जाता।
तो वो उस केस में भी वो खुद आएंगे और खुद इन्वॉल्व हैं उसके अंदर, और वो हमारी तरफ से लगा हुआ है केस, और इसकी वजह से इन लोगों ने ये ऑर्डिनेंस किया है कि इसके बाद खान साहब को और 40 दिन तक उसके अंदर केस में फंसा के, जी, और उसके बाद उनको फंसा के उसके अंदर और 40 दिन निकाले जाएं। कितने दिन निकालेंगे आप? ये किस तरह की गवर्नमेंट है? आप सोचें कि मतलब इकोनॉमी, अभी भाई मेरे बात कर रहे थे इकोनॉमी के बारे में, इकोनॉमी तो तब स्टेबल होगी ना जब आपके पास डेमोक्रेटिक स्टेबल गवर्नमेंट आएगी, सारा कुछ उसी वक्त स्टेबल होगा। स्टेबिलिटी ये, लेकिन वो आपको दावत तो दी जा रही है ना हुकूमत की जानिब से कि आएं, बैठें, मुज़ाकरात करें। जी, एक्चुअली वो बड़े गर्दाब में फंस गए हैं। उनका दिल है, वो हमारे साथ बैठना भी उनका, वो और कुछ कर नहीं सकते हैं, उनको ये है कि हमारे साथ एक दफ़ा बैठ भी जाएं, लेकिन वो ये भी नहीं चाह रहे कि खान साहब बाहर भी आ जाए। अब वो खान साहब को ज़्यादा देर अंदर भी नहीं रख सकते, तो वो बेचारे बड़े परेशान हैं। परेशान हाल इस तरह है कि देखिए, उनको ये पता है कि वो कहते हैं कि वो मोहसिन नकवी साहब चाहते तो वज़ीर आज़म बन जाते। मतलब आप इस गवर्नमेंट की आप बेचारगी का अंदाजा लगाएं इस बात से कि दे आर हेल्पलेस एंड दे आर जस्ट उन माउथ पीसेस ऑफ। लेकिन फिजा, इस बात से क्या आप एग्री करती हैं कि आपके दौरे हुकूमत में मुस्लिम लीग नून के बड़े रहनुमा राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, शहबाज शरीफ इसी नैब के थ्रू गिरफ्तार हुए, जेलों में रहे, तो उस वक्त तो रिमांड की मुद्दत भी ज्यादा थी? जी बिल्कुल, मुद्दत ज्यादा थी। तो और सियासी मकासद के लिए नैब इस्तेमाल होता है, देखें, या उस दौर में इस्तेमाल हुआ? देखें, हमें जो हम जिस तरह जानते हैं, हम लोग जो जिन लोगों को सज़ाएं नैब के रूल्स जो हैं उस वक्त जिस तरह तय हुए थे उसके मुताबिक उनको सज़ाएं मिलनी थी, और उनके उसी तरह केसेस चले उस वक्त भी। लेकिन उसमें कुछ नहीं हुआ। जब ये लोग पीडीएम की गवर्नमेंट इन्होंने बनाई, उसके बाद इन लोगों ने सबसे पहले इन लोगों ने अपने केसेस ख़त्म करवाए। तो ये सारा कुछ, तो ये खेल जो है ये इस तरह चल रहा है। सिस्टम इतना ज़्यादा नाकारा है जिसका। वो केसेस सच्चे थे जो बनाए गए थे? जी बिल्कुल सच्चे थे, और अगर नहीं थे सच्चे तो हो जाते ना अदालतों ने कैसे छोड़ दिया? फिर नैब से कैसे अदालत तो किस किस को छोड़ चुकी है, और कितने मासूम लोगों को पकड़ा हुआ है। आप मुझे बताएं आलिया हमजा मलिक, आप मुझे बताएं कि सनम जावेद 11 जगह पे एक ही बैक वक्त मौजूद होने की उनके ऊपर पर्चे कटे हुए पूरे पाकिस्तान में। ये कोई मतलब, आप इस निज़ाम इंसाफ और निज़ाम गवर्नमेंट का अंदाज़ा लगाएं कि ये किस नहज पे पहुंच चुके हैं। क्यों नहीं इसके ऊपर एक्शन लिया जाता? तो ये आप तो मतलब जो बात कर रही हैं वो बात, अब आप ये बात बताएं ना, इसका जवाब दें मुझे कि आखिर एक औरत बेचारी वो 11 जगह पे कैसे वो तकरीबकारी कर सकती है और उसके बाद उसको जेल में रखा। एक 80 इयर्स प्लस की औरत है जो कैंसर की मरीज है, वो इस कदर गर्मी की आलम में उनको वहां पे रखा हुआ, तो वो जुल्म तो ये लोग कर रहे हैं ना। और फिर आप ऑर्डिनेंस, जो सेकंड ऑर्डिनेंस है वो भी इसी से रिलेटेड उनका जो है निकला है। सही है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, अगर हम नैब की बात करें तो मुशर्रफ दौर में इसका क़याम अमल में आया, आप क्या समझते हैं, क्या उस दौर में इसकी ज़रूरत थी और क्या आज इसकी ज़रूरत है? क्योंकि एक चीज़ हम ये भी देखते हैं कि सियासी जमातें इस बात को मानती तो हैं कि सियासी मकासद के लिए नैब इस्तेमाल होता रहा है, तो अभी इसकी ज़रूरत है? जी देखिए, अकाउंटेबिलिटी की ज़रूरत तो डेफिनेटली है, बिल्कुल डेफिनेट ज़रूरत है। हर मुल्क में होती है, पाकिस्तान में भी है। उसका तरीक़ाकार क्या होना चाहिए, क्या नैब के ज़रिए करें, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अदारे हैं उनके ज़रिए करें, वो एक डिफरेंट क्वेश्चन है, डिफरेंट बहस है। डेफिनेटली ज़रूरत तो है। अनफॉर्चुनेटली इस पर भी कोई दो राय नहीं हो सकती कि नैब, इस पर कोई शक नहीं, पोलिटिकल पर्पसेस के लिए यूज़ होता रहा है। ये अदालतें भी कहती हैं, ये मुख्तलिफ गवर्नमेंट्स भी कहती रही हैं। होता यह है कि जब गवर्नमेंट खुद पावर में होती है उसको नज़र कुछ नहीं आ रहा होता, वो कहते हैं ये बिल्कुल ठीक है। जब कल को वो नैब के कवानीन उनके अगेंस्ट इस्तेमाल होते हैं, वो शोर मचाना शुरू कर देते हैं। तो यही तो मैं पहले बात की ना, पॉलिटिकल फोर्सेस को बैठ के कंसेंसस के साथ बात करनी चाहिए। अगर नहीं करेंगे तो इस सिलसिला जारी रहेगा। आज एक है, होगा, परसों तीसरा होगा, और इसी की वजह से फिर सियासतदान शिकवे और शक व शुबहात का जिक्र भी करते हैं। तो पॉलिटिकल फोर्सेस को रियलाइजेशन होनी चाहिए, और मेरा ख्याल है जहाँ तक दो मेन पॉलिटिकल पार्टीज का ताल्लुक है वो तो नजर आता है कि रियलाइजेशन है, तभी बहुत सारी चीज़ों के ऊपर कोऑपरेशन और कंसेंसस भी चल रहा है, और उम्मीद करनी चाहिए कि आगे चल के ये बेहतर होगा। बाकी जहाँ तक नैब का स्पेसिफिक क्वेश्चन कुछ, इसमें कोई दो राय नहीं है, पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए यूज़ होता रहा है। जब 90 दिन का रिमांड है उसमें किसी को फ़ायदा था, अब 14 को हुआ था, किसी को फ़ायदा हो गया। बट ये खेल तभी होगा जब पॉलिटिकल फोर्सेस बैठेंगी, हल बहरल पार्लियामेंट में निकलना है। नहीं बैठेंगे, ऑर्डिनेंस आते रहेंगे, नहीं बैठेंगे
तो इसी तरीके से फिर एक दूसरे की अताब का निशाना बनते रहे। ठीक है। देखिए, सॉरी टू इंटरप्ट कर रही हूँ आपको, सेकंड ऑर्डिनेंस जो है उसमें उन्होंने यही कहा है ना कि जो जजेस हैं वो जो रिटायर्ड जजेस को भी इलेक्शन कमीशन बिठा सकता है, ट्रिब्यूनल बना सकता है, और वो फैसले करेंगे फॉर्म 47 के ये जो फॉर्म 47 और हमारे पास प्रूफ्स के साथ मौजूद हैं कि कितने हमारी सीटें इन लोगों ने छीन ली हुई हैं, तो वो अब अपनी मर्जी के जजेस लगाएंगे, वो रिटायर्ड जजेस को बिठाएंगे अपनी मर्जी से और वो अपनी मर्जी से नॉकआउट करेंगे। दिस इज टोटली अलाउद्दीन से ये पॉइंट भी बड़ा अहम है जो कि फिजा साहिबा की जानिब से उठाया गया है। जी, मुझसे पूछ रही हैं? जी जी। देखिए, मैं वही बात की है ना, हर किसी को शुबहात है, मैं इस चीज़ पे बिलीव नहीं करता। एक प्रोसेस है, उसको ठीक बहरहाल है। फॉलो चाहिए। अगर 2024 के इलेक्शंस के ऊपर शकूक शुबहात है, 2018 के इलेक्शन के ऊपर इससे बड़े शकूक शुबहात थे, फिर वो भी मान जाएगा। ये नहीं हो सकता कि दूसरे की बात ना माने, अपनी मनवा लें। एक्सेप्ट करें कि 2018 के इलेक्शन भी इसी तरीके से थे और अभी भी यही है, तो फिर मिल के आगे बात करने, सिर्फ बयानात से, बातचीत से तो कभी भी चीज़ें ठीक नहीं होगी। चीज़ें बहरहाल बैठने से ठीक होनी है, बातचीत से ठीक होनी है। तो इस बजाय इसके कि नुकसान उठा के बैठा जाए, क्यों ना पैटर्नलाइज करते हुए बैठा जाए। और मैंने पहले कहा कि बैठने का कतई मतलब नहीं है कि आप अपने पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स पे आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। अपने प्रिंसिपल रहते हुए बात करें, पार्लियामेंट में हल निकालें। पार्लियामेंट का हिस्सा जो है आप, या तो पार्लियामेंट को छोड़ दें, पार्लियामेंट रहना भी है, अच्छी बात है, पार्लियामेंट में रहना चाहिए, मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि पार्लियामेंट के अंदर रह के मसाइल का हल निकलता है। तो फिर बैठ के बातचीत करें। आप जब बातचीत करेंगे तो लोगों को, आवाम को पता चल जाएगा कौन सिंसियर है और कौन सिंसियर नहीं। अच्छा, अलाउद्दीन साहब, क्या आपको लगता है कि इससे तरमीम से नैब की कारकर्दगी में कुछ बेहतरी आएगी, या फिर वही जो एक तनकीद की जा रही है उसमें इजाफा होगा? और अभी फिजा साहिबा की जानिब से ये कहा गया है कि ये शायद इसलिए है कि बानी पीटीआई को टारगेट किया जाए, ये उनको नुकसान पहुंचाने के लिए या उनको फंसाने के लिए तरमीम की गई है। इस पर क्या आपका मौक़िफ़ है? देखें, बेहतरी तो फिलहाल तो अगर आप इस मौजूदा तरमीम पे करें ऑर्डिनेंसेस के जरिए तो कभी बेहतरी नहीं आती। अल्टीमेटली जब तक कवानीन ना बने, बिकॉज ऑर्डिनेंस की तो एक टाइम शेल्फ लाइफ होती है। अल्टीमेटली जब उसने कानून बनना थ्रू पार्लियामेंट तभी उससे आएगा। और बेहतरी जब आप लैक ऑफ, जब एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं होगा तो बेहतरी की उम्मीद भी नहीं की जा सकती, क्योंकि ये तो हम सबको पता है और ये सब मानते हैं कि नैब को हमेशा से यूज़ होता रहा है। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप बैठ के बेहतरी की तरफ लेके आएंगे, चीज़ों को डिस्कस करेंगे तो डेफिनेटली बेहतरी आएगी। बंदे को होपफुल रहना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। जहाँ तक ये 40 डेज़ का ताल्लुक है, इमरान खान साहब तो कन्विक्टेड है ना जी, फिलहाल तो 40 डेज़ की बात नहीं है, वो तो कन्विक्टेड है। तो कन्विक्शन का ताल्लुक इन चीज़ों से डेफिनेट डिफरेंट है। नैब के केसेस डिफरेंट है, दूसरे केसेस डिफरेंट है। अदालतों से रिलीफ मिल, अदालतों ने छोड़ना है, अदालतें, इसमें कोई शक भी नहीं है। मैं ये भी हकीकत है कि जितनी तेज़ी से शायद उनको रिलीफ मिल रहा है, कभी पाकिस्तान में आज तक किसी को मिला भी नहीं है, ये भी हकीकत है। बट क्योंकि अदालतें दे रही हैं, हमें अदालतों की रिस्पेक्ट करना है, और जब तक अदालतों को रिस्पेक्ट हो, सबको करना है, हर किसी को रिस्पेक्ट करनी है, तो किसी के बीच में से बेहतरी निकलनी है। ठीक है। अच्छा, ये जो नैब तरमीम है, इसको पीटीआई चैलेंज करेगी? जी, अभी इस बारे में डिसीजन नहीं हुआ, लेकिन मेरा ख्याल है कि चैलेंज करेगी। और देखें, हम लोग अब सड़कों पे निकल आए, हमारे जैसे आज भी हमारा भूख हड़ताल कैंप का दूसरा दिन था तहरीक इंसाफ की, और वो हमारे लीडर जो बग़ैर किसी जुर्म के उनको पाबंद सिलासिल ना सिर्फ रखा हुआ बल्कि उनको सामने भी नहीं लेके आते, हम उनकी रिलीज़ के लिए, और दूसरा अवामी मैंडेट चोरी के लिए हम लोग भूख हड़ताली कैंप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची ने यहाँ पे उसकी स्टार्टिंग की है। और वहाँ माशाल्लाह अवाम आ रही है इंतहाई गर्मी में। लेकिन मैं कहती हूँ सलाम है हमारे लीडर को, जो कि 6 बाय 6 के कमरे में इंतहाई 46 डिग्री सेंटीग्रेड में वो हैं, लेकिन रह रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मैं अपने कौम की आज़ादी तक पीछे नहीं हटूंगा, ना एनआरओ लिया ना कुछ। ये तब्दीली की तरफ कदम होता है। हवाले से तो ये खबरें आती हैं कि जेल में तो उनको सहूलियात दी गई हैं, मतलब उस तरह एक आम कैदी की तरह तो उन्हें ट्रीट नहीं किया जा रहा है। ये तो हम खुद भी देख है, जो खबरें आती हैं ऐसे। नहीं, आपने देखा तो कुछ भी नहीं है, हमने तो ऐसा कुछ नहीं सुना। और बल्कि उनके साथ तो इन लोगों ने बहुत ही, जो एक बैरक था, हमने खुद खबर देखी थी कि उसकी बैरक थी, उसकी दीवार तोड़ी गई, उसको बढ़ा दिया गया, 6 बाय 6 के कमरे में है। नहीं, एक्सरसाइज मशीन उनको दी गई, वॉक करने की जगह उनको दी गई है, पसंद का खाना दिया जाता है, मुलाकातें होती हैं। दिखाएं ना, दिखाएं कहाँ दिया जाता है। ये किस किस्म की, ये जो इतने झूठे लोग हैं जो कि मासूम औरतों को उन्होंने बंद किया हुआ है,
ये जो सीएम बनी है उसको इतनी शर्म नहीं आती है, सॉरी टू से, कि वो खवातीन को तो कम से कम निकाले बाहर। जिस तरह का इतना बुरा सलूक क्यों, और उन्होंने किया क्या? अच्छा, वही शिकवा आज नवाज शरीफ ने भी किया कि मेरी बेटी को मेरे सामने जो है वो जेल में ले जाया गया। यही शिकवा उनकी जानिब से नवाज शरीफ ने आज खिताब में किया कि आपके दौरे हुकूमत में मरियम नवाज के साथ ये सलूक हुआ। यही शिकवा पीपल्स पार्टी भी करती है कि फरियाल तालपुर के साथ क्या हुआ, ईद के दिन को ले गए। वो तो बहुत आराम से रही हैं, उनको तो कोई ऐसी तकलीफ नहीं हुई थी। वो तो उनको बेड भी था, उनका सही है, एसी भी था, सारा कुछ था उनके कमरे में। अच्छा बैरिस्टर साहब, खुद पीपल्स पार्टी को बड़े तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं नैब पर, और नैब जिस तरह से माजी में सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल होता रहा है, अभी आप क्या समझते हैं कि जो हंगामी तौर पर 2 तरमीम की गई हैं, इसकी वजूहात क्या हो सकती है? क्या नैब में इससे बेहतरी आएगी? और आप क्या समझते हैं, नैब का इदारा होना चाहिए या फिर इसको ख़त्म हो जाना चाहिए, या फिर बेहतरी होनी चाहिए इसमें? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और दूसरे लोगों ने इसे चैलेंज कर रखा है सुप्रीम कोर्ट में। अब ये मामला सब जुडिस है, बहरहाल सुप्रीम कोर्ट से फैसला आ भी गया तो फैसला पार्लियामेंट को करना है और पॉलिटिकल फोर्सेस को करना है। पाकिस्तान के अंदर आज हमें कोई कवानीन अच्छे लगते हैं, कोई इन्हें अच्छे लगते हैं। हमने तो कभी ना नैब कानून किसी के लिए बनाया है ना इस्तेमाल किया है। ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक तारीख है, हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुए हैं। और अगर हमें अदालतों से फांसियां मिली हैं तो मोहतरमा जिस तरह अदालतों में सुबह शाम पूरे पाकिस्तान में जाती थी वो एक तारीख है। और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी का 14 साल कैद रहना वो भी एक तारीख है। अभी फरमा रही थी पीटीआई की नुमाइंदा कि ये फरियाल तालपुर साहबा के लिए तो बेड था, एसी था, लेकिन दूसरों के लिए हम कितनी आसानी से नहीं। तो क्या ये उधर वो कोई सफ के ऊपर लेटे हुए हैं क्या? ये जो इनकी खातून अंदर हैं बनी गाला में, वो किधर, कोई उन्हें कहाँ पे बाहर कोई सड़क के ऊपर लिटाया हुआ था? उनके लिए बेड नहीं है। इमरान खान के लिए कितनी यास्मीन राशिद के लिए बेड नहीं है। एक बूढ़ी औरत जो कैंसर पेशेंट है उनके लिए बेड नहीं है मेरे भाई। बहुत बुरे तरीके से रखा हुआ है उन औरतों को। आलिया हमजा मलिक के लिए बेड नहीं है। आप फिर इनसे करवा लें। सनम जावेद के लिए बेड मैंने बोलता है। जी जी, मैंने आमिर साहब अपनी गुफ्तगू जारी रखी। मुझसे रिलेट कर रहे हैं ना, इसलिए मैं बात की। नहीं, आप भी सबसे रिलेट करती हैं, लेकिन सब्र से अपने टाइम पे। पहली बात सुने कि आप कौन से इनके बेड देख के आई हैं, इनके पास बेड है या नहीं। सबके पास है, जिस तरह रह रहे हैं सबको पता है। कोई ऐसा नहीं मामला, तो हमने खुद भी जेलें काटी हैं। जब सियासी कैदी जाते हैं तो बड़ी बड़ी मुश्किलात काटनी पड़ती हैं। इनकी तरह देसी मुर्गे, मटन, एक्सरसाइज की मशीनें, और फिर जो हो रहा है वो बताएं किसी इस तरह सहूलतें मुयसर आती हैं। हमने भी सियासी कैदे काटी हैं कि आप इस तरह जाके रोज जत्थे के जत्थे मिल रहे हो। तो मेरे ख्याल से जो जेल हमने देखे हैं और जो मामला देखे और जिस तरह इन्होंने, हम तो इनके जेलों के जिम्मेदार नहीं हैं, इन्होंने जो की हैं मामला वो इनके सामने है। लेकिन ये तो मुंह से कहते थे मैं उसका एसी बंद करवाऊंगा, मैं उससे बेड छीनूंगा, मैं उसका खाना बंद करवाऊंगा। फिर इनके दौर के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले आए हैं, जस्टिस बाकर का दूसरे फैसले, जिसके अंदर कहा गया है कि नैब विच हंटिंग कर रही है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रही है। और फिर नैब के हरकारी थे इनकी हुकूमत, इनका वजीर आजम, इनका वज़रा रोज कहते थे कि मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं अमेरिका में जो जाके मुल्क का प्राइम मिनिस्टर ये बातें करे कि मैं जाके बेड वापस ले लूंगा, इनसे एसी वापस ले लूंगा, आज वो रो रहे हैं अपने। देखिए, अपने गिरबान में झांकना चाहिए। मैं फिर कहता हूँ कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस को अब थोड़ा सा मेरे ख्याल से, अब मैं लफ्ज शर्म ही कह सकता हूँ कि शर्म भी करनी चाहिए। एक दूसरे के खिलाफ ना इस्तेमाल होना चाहिए। पीपल्स पार्टी सबको कह रही है, हमारे दौर में तो कभी कोई पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई नहीं है, हमने किसी को अरेस्ट किया नहीं है, हमने किसी के लिए नैब के कानून बनाए नहीं है। इन्होंने बनाए हैं, जिसका सबसे ज्यादा निशाना हम बने हैं। आमरीयतें हो तो हमारे सर काटे जाते हैं, आमरीयतें और इनकी हुकूमतें सो कॉल्ड जमहूरी हो तो हम 14-14 साल जेलों में रहते हैं। उसके बावजूद हम अपने सियासी मुखालिफिन को जेलों में नहीं रखते। तो आइए कदम आगे बढ़ाएं। मुल्क के मसाइल और हैं, अगर नैब रखना है तो आइन के मुताबिक उसके कवानीन बनाए, फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स को देखते हुए वो कवानीन बनाए, विच हंटिंग ना करें, सबके लिए एक से लागू हो। और अगर नैब नहीं रखना तो मुल्क के अंदर कवानीन मौजूद हैं, फिर सबका एहतसाब एक ही कानून के तहत होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ इसके लिए पार्लियामेंट कोई मछली मंडी के लिए नहीं है कि वहां पे आके शोर मचाया जाए। वहां पे आप कानून साजी करें। अब आज इन्हें एनआरओ अब इन्हें बड़ा बुरा लगता है ना, जेल में रहना। अब इन्हें ह्यूमन राइट्स याद आ गए हैं
इनकी खवातीन है, दूसरों की खवातीन नहीं है। जो इमरान खान खवातीन के बारे में जिस तरह का लहजा, जिस तरह की जुबान इस्तेमाल करते थे, वो आपके सामने है। मतलब हमारी पार्टी की तो नहीं है मरियम साहबा, लेकिन जो उनके बारे में वो कहते थे कि मुझे इस तरह ना बुलाया करो, तुम्हारा खामद गुस्सा कर जाएगा। ये बताएं कोई रीजनेबल जिसने कभी अपनी माँ बहन से कोई तमीज सीखी हो, तरबियत ली हो, वो इस तरह की घटिया जुबान इस्तेमाल कर सकता है? कोई शख्स ये करता रहा है तो मैं समझता हूँ कि पहले अपने गिरबानों में झांके, उसके बाद फिर अपने लिए मुसावी राइट्स भी मांगे और कानून और आइन का तकाजा करें। ठीक है, बिल्कुल इदारे बुरे नहीं होते, बल्कि उनका जो गलत इस्तेमाल है वो बुरा होता है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो जो लोड शेडिंग ने आवाम की ज़िंदगी अजाब में डाल रखी है, अब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से गैर एलानिया लोड शेडिंग को ख़त्म करने और जो नुकसान देने वाले फीडर्स हैं उन पर बंदिश का दौरानिया जो है वो कम करने की हिदायत की गई है। क्या इन फैसलों का कोई फ़ायदा आवाम को हो पाएगा? इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मुल्क में जो लोड शेडिंग की सूरत हाल है वो हम सब के सामने है। कोई मुल्क का ऐसा शहर और गांव नहीं है जो कि लोड शेडिंग से पाक हो। 10 से 12 घंटे और कहीं तो ये 18 से 20 घंटे की लोड शेडिंग ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया है। आवाम दुहाइयाँ दे रहे हैं, सड़कों पर आ रहे हैं, एहतजाज किया जा रहा है, लेकिन हाल जूं का तू है। लेकिन अब वज़ीर आज़म को शायद रहम आ गया है, उनकी जानिब से इस बात का नोटिस दिया गया है और कहा गया है कि इससे जानिब तवज्जो दी जाए और जो गैर एलानिया लोड शेडिंग है उसका खात्मा किया जाए। फिज़ा, सबसे पहले तो आप आमिर साहब की बात का कोई रिस्पॉन्स करना चाहें थी वो कर दीजिए, और उसके बाद फिर लोड शेडिंग की जो सूरत हाल है मुल्क में, आप इसका कसूरवार किसको समझते हैं और कैसे कंट्रोल हो सकता है? जी, मैं सबसे पहले तो ये बात करना चाहती हूँ कि नैब के केसेस जो पीपल्स पार्टी ने नून लीग पे और नून लीग ने पीपल्स पार्टी पे बनाए थे, हमने नहीं बनाए किसी पे केसेस। उसके बाद जब गवर्नमेंट आई है उसके बाद की और बात, लेकिन ये जो केसेस, ये जो नैब भी हमने नहीं बनाया था, ये सारा कुछ पहले का बना हुआ है, ठीक है। और उसके अंदर जो गलत रूल्स हो रहे थे या जिस तरीके से उस पे उसकी वर्किंग है, उस इंस्टीट्यूशन की जितनी इन्वॉल्वमेंट है लोगों की उसके अंदर, वो भी पहले से हो रही थी। हमने नहीं किया था वो स्टार्ट, ना हमारा ऐसा कोई मैंडेट था। दूसरी बात ये कि मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा था कि खान साहब 6x6 के कमरे में गर्मी में रह रहे हैं, उनको कोई एसी प्रोवाइड नहीं किया गया। तो उसके बाद ये गुफ्तगू शुरू हुई थी कि ख़वातीन के साथ ये तो हम के जो आपने कहा और उसके बाद मेरे भाई ने इतना कुछ कह दिया। उसमें जो मैंने कहना था, मैंने तो उन सियासी कैदी औरतों के बारे में कहना था जो इस वक्त पाबंदे सलासिल हैं और जो इस वक्त मुश्किल वक्त काट रही हैं। तो ये ज्यादती वाली बातें नहीं किया करें, ये कोई तरीका नहीं है इस तरह की बात करने का। और अगर आपने ये सुनना तो आप ये भी सुन लें कि जो सीएम पंजाब है उन्होंने भी बहुत बदतमीज, उनका लहजा ही इतना बुरा होता था और उनका स्टाइल इतना एरोगेंट था बात करने का कि वो दूसरे इंसान को इंसान नहीं समझती। जिस तरीके से वो बुरे तरीके से बात करती थी हमारे लीडर के बारे में, तो वो इज्जत अगर औरत की होती तो आदमी की भी इज्जत होती है। ये एवरीबडी इज रिस्पेक्टेबल। और प्राइम मिनिस्टर को शुरू ही इन लोगों ने इस तरह किया। मैं आपको कहती हूँ कि आज इन्होंने कहा ना कि 2018 के इलेक्शन में भी ये हुआ था जो 2024 के, तो आई एम सॉरी टू से इस तरह नहीं हुआ। अवामी मैंडेट से इमरान खान 2024 के इलेक्शन में भी आए थे और आए हैं असल में फॉर्म 45 के तहत, और 2018 में भी इमरान खान अवाम की ताकत से आए थे। ये आप जो मर्जी इन्होंने कहानियां बनानी है बना लें। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आपने जो मेरे से बात की है, बिल्कुल आज वजीर आज़म साहब ने एक खुशखबरी अपनी तरफ से सुनाई है। हम तब देखेंगे जब ये इम्प्लीमेंट होगी। देखिए, कहने को बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं। इन लोगों ने IPPs इतने महंगे इन लोगों ने खरीदी बिजली, और वो हालांकि हमारे मुल्क में हाइडल पावर प्रोजेक्ट्स लगते तो उसमें हमारी सस्ती बिजली होती। इन्होंने अवाम के ऊपर एक बहुत ज्यादा महंगाई का बोझ, लेकिन अवाम का कचूमर तो सारी सियासी जमातों ने मिलकर निकाला है। नहीं जी, हमारा ग्रोथ रेट 6.0 ग्रोथ रेट हमारा ठीक ठाक चल रहा था, प्लस में जा रहा था। और उसके बाद यही दावा नवाज शरीफ नहीं, करते हैं, यही दावा हर सियासी जमात की जानिब से, आवाम से। शुमाइला, अभी हमारी जो नेशनल लेवल पे आप इस गवर्नमेंट ने भी निकाला कि हाँ ग्रोथ रेट हमारी पॉजिटिव में जा रही थी, अब इस वक्त नेगेटिव में जा रही है। चलें, ठीक है। अच्छा आमिर हसन साहब, आप क्या समझ रहे हैं कि जो बिजली की लोड शेडिंग इतनी वबाल बनी हुई है आवाम के लिए,
अब क्योंकि पीपल्स पार्टी की सपोर्ट तो है हुकूमत को, जो आज वजीर आजम की जानिब से कहा गया है, इसके कुछ आपको नताइज निकलते नजर आ रहे हैं? देखिए, बेहतरी तो हो रही है और होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी ने ड्यूरिंग इलेक्शंस जो चेयरमैन साहब ने अपनी कैंपेन चलाई और वाहिद लीडर थे जो कैंपेन कर रहे थे और पॉलिटिकल बात कर रहे थे, इल्ज़ाम तराशी नहीं कर रहे थे, उसमें उन्होंने ये बात की थी ग्रीन एनर्जी की तरफ जाने की। हम विंड एनर्जी की बात करते हैं, सोलर की बात करते हैं, और हम इसीलिए कह रहे हैं कि पाकिस्तान को अब ज़रूरत है कि एक दफ़ा दोबारा से निगोशिएट किया जाए इन तमाम IPPs के साथ भी, और पाकिस्तान को देखा जाए कि अब ये लोग इतने बिल देने की पोजीशन में नहीं है। तो उसी के लिए कहते हैं कि अब तमाम सियासी जमातों को मिलके कुछ बुनियादी फैसले कर लेने चाहिए, बजाय इसके अब पेट्रोल प्राइसेस सारे बढ़ाते हैं। आमिर साहब, यहाँ ये पॉइंट आप क्या तजवीज़ करें कि क्या बुनियादी फैसले होने चाहिए? क्योंकि सोलर के इस्तेमाल की वजह से 30% जो बिजली की तलब है वो कम हुई है, लेकिन उसके बावजूद लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ा है। गवर्नमेंट को इस तरफ आना चाहिए, गवर्नमेंट बड़े बड़े उनके जो इदारे हैं उन्हें सोलर के ऊपर आना चाहिए। फिर आपको ये ताजरों को इस तरफ लेके आना चाहिए। आपकी मार्केट्स में कमर्शियल यूजेज जो है वो बहुत ज़्यादा है। मैं समझता हूँ ये जो आपकी जो सस्ती बिजली गवर्नमेंट बनाती है वो सारिफीन को जो कम इस्तेमाल करते हैं उन्हें कम नरखों पे मिलनी चाहिए। बाकी अगर कोई कमर्शियल यूज़ के लिए कर रहा है उसके रेट्स पहले भी हैं, लेकिन इसे करना चाहिए, और जितना आप इस पे आएंगे सोलर पे, विंड एनर्जी पे, उतना बेहतर होगा। जिस तरह हमने वहाँ पे थरकोल का प्रोजेक्ट किया है, जिससे एक बड़ी बिजली बन रही है जो आपके फैसलाबाद कारखानों को भी मिल रही है। तो अब मुल्क को नए एनर्जी के प्रोजेक्ट्स की भी ज़रूरत है, जिसमें ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट्स ज़्यादा हैं, और इसके साथ निगोसिएशन की ज़रूरत है। अगर आप एक फैसला करते हैं अपनी हुकूमत में, देखिए ना, ये PTI वाले कहते थे इमरान खान की अगर मैं IMF से बात करने से बेहतर होगा मैं खुदकुशी कर लूँ, फिर खुद ये सबसे बुरा एग्रीमेंट करके गए हैं जिसमें आज तक हुकूमतें फंसी हुई हैं, तो इन्हें जाना पड़ा। तो मैं समझता हूँ जाना पड़ता है। पेट्रोल प्राइसेस ये भी बढ़ाते थे, आज की हुकूमत भी बढ़ाती है, तो इसके ऊपर अब पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए, एक तरीकाकार एक बना लेना चाहिए और उस पर चलना चाहिए। एक फिर बात मैं फिर कहना चाहता हूँ, खातून हैं, पॉलिटिकल वर्कर हैं, मैं इन्हें यही कहता हूँ कि ख़वातीन का एहतराम एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है। हमने 2 सियासी लीडरों की ज़ेर क़यादत हमने जदोजहद की है बड़े मुश्किल दौर में, जब बेगम नुसरत भुट्टो के सर में 18 टांके लगे और क्या जनरल ज़िया की आमरीत और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने 8 साल जेल काटी, सखर जेल जैसी। तो हम ख़वातीन का एहतराम समझते हैं। इसके बावजूद मैंने तो आपके सामने फिक्रा रखा, क्या किसी मर्द को किसी खातून के बारे में, शादीशुदा बच्चों वाली खातून के बारे में ये बात करनी चाहिए? तो मैं समझता हूँ कि ये आपको बल्कि एज अ खातून भी आपको इन चीज़ों को, हमारी पार्टी तो ऐसी है, आपको पता है सिंध असेंबली की एक MPA के साथ छोटी सी बात की थी हमारे एक, तो चेयरमैन साहब ने उसे कहा और उन्हें माफी मांगनी पड़ी। इसी तरह एक रुकन को हमने पार्टी से निकाला, मरवत साहब को, इस वजह से कि उनका खवातीन के बारे में रवैया नहीं ठीक था। तो मैं समझता हूँ कि खवातीन के हकूक की बात करने वाली या खुद खातून हो और वो ये कहे कि ये बात ठीक है सिर्फ इसलिए कि मेरे लीडर ने की है, और वो भले बिलो द बेल्ट हो, गैर इखलाकी हो, तो सिर्फ मुझे सपोर्ट इसलिए करनी है कि मेरे लिए, तो फिर ठीक है, ये तो फिर आपका अखलाकी मेयार है, मैं तो नहीं से। इसके बावजूद कि मैं जिनके हक में बात कर रहा हूँ उनके वालिद ने मेरी लीडर के बारे में घटिया मुहिम चलाई, लेकिन इसके बावजूद यही इखलाक होता है कि जब आप जो बात अपने लिए मांगे वो अपने मुखालिफ के लिए भी मांगे। ठीक, एक तो बात ये मेरे अपने अल्फाज मेरे मुंह में रख के पता नहीं क्यों बात कर रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही। एक सबसे तकलीफ दे चीज जो इद्दत केस है, तो उसके बारे में बताएं ना। आपके एक औरत के ऊपर राइट होता है कि वो बता सके कि ये इद्दत मेरी पूरी हुई है कि नहीं, उसके ऊपर पॉलिटिक्स खेली जा रही है। वो औरत नहीं है क्या? क्यों कि वो इमरान खान की बीवी है, इस वजह से आप लोग उस बारे में तो आपके मुंह से कुछ नहीं निकला। आपके बारे आपने इतनी देर पहले बाकी खवातीन के बारे में बोल दिया कि वो लेकिन ये इद्दत केस का मामला इस वक्त फ्रेश चल रहा है। वो तो खावर मानिका ने बनाया, वो किसी और खावर मानिका ने नहीं, ये स्टेट, ये आपको पता है किन्होंने बनाया है। मुझे रिस्पॉन्ड करने दें। ठीक है, इस पे हम ऑफिशियली, मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। मैं मरियम नवाज के बारे में ये बात जरूर हुई है कि हाँ वो भी बहुत बेइज्जती करती हैं जब वो प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात करती थी, तो ये भी तो गलत बात है ना। बीबी मेरी बात मेरी बात सुने। पीपल्स पार्टी ऑफिशियली इद्दत केस के बारे में कह चुकी है और हम इसे गलत समझते हैं, हम कह चुके हैं। ठीक है, एक जो बात हम कह चुके हैं, अब रोज तो नहीं हमें कहनी।
और ठीक है, दूसरा चलिए आप ये खुद बात, भी देखें ना कि हाँ ये हाँ मामलात गंभीर कैसे हुए हैं, ठीक वो है, भी तो देखें। सही है। पाकिस्तान के समाज के अंदर ये चलें, क्या ये ऐसे बात भी होता वाज़ेह है, हो गई। आमिर साहब ज़रा वक्त ये भी देखें। कम है, बाबर साहब भी वेट कर रहे हैं। बाबर साहब, इस हम एटॉमिक ताकत बन चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद तवानाई के इस कदर शदीद बहरान का शिकार क्यों हैं? कैसे इस बहरान पर काबू पाया जा सकता है? देखें, ये एक दिन की बात नहीं है बुरहान पर काबू। मैं आमिर पास साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ। गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, एक दिन में होने वाला नहीं है। आबादी बढ़ रही है, रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही हैं। आज से 4 साल पहले अगर डिमांड 18,000 थी, 28,000 पे चली गई है। आने वाले दिनों में, सालों में, 1 से 2 सालों में जब हाइडल ऐड हो जाएगी, दासू पावर प्रोजेक्ट की बिजली ऐड हो जाएगी, सुखी खनारी की हो जाएगी, मोमन डैम की आ जाएगी, अल्टीमेटली जब दामर बादशाह आएगा तो सिचुएशन डेफिनेटली बेहतर हो जाएगी। गवर्नमेंट उस पर काम तो कर रही है, इसमें सबका बीच में अपना अपना हाथ है, अपना किरदार है, लेकिन अभी रियलाइजेशन डेफिनेटली इसमें है। पॉलिटिकल डिस्कशन के ऊपर मैं सिर्फ ये पॉइंट बताऊंगा कि ये हमारे मुल्क के अंदर एक बड़ा हमने ना एक रिवाज बना लिया पॉलिटिक्स के अंदर, नफरत का, गालम गलोच का, बदतमीजी का, बद तहजीबी का। ये अनफॉर्चुनेट आंसर है, और ये अनफॉर्चुनेट आंसर मुझे ये कहने दें, इसका सबसे बड़ा सहरा इमरान खान साहब को जाता है। ये आंसर उन्होंने हमारी सियासत के अंदर लेके आए हैं, ये पहले कभी था नहीं। जो पॉलिटिकल कैदियों की बात करते हैं, पॉलिटिकल कैदी में और उस कैदी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, कोई रेलिवेंस हो ही नहीं सकता। जो रियासत पर हमला करे, जो फ़ौज पे हमला करे, शहदा की यादगारों पर हमला करे, वो किसी भी किस्म की रायत का मुस्तहिक नहीं हो सकता। कानून के अंदर है कि उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। अभी तो बहुत नरमी हो रही है, किसी और मुल्क में ये हुआ होता तो देखते क्या होता है। और किसी ठीक, कैदी को 6 के कमरे में किसी ने नहीं ठहराया हुआ। इमरान खान की जो सहूलतें हैं, वो तो कैदियों ने दरख्वास्त दी है अभी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को और गवर्नमेंट ऑफ सिंध को कि हमें भी वो सहूलतें दी जाएँ, जहाँ पर आपको 5 मुशक्ति मिले हुए हैं, 36 लाख आपके खाने पे खर्च हो गया, आप 3 कमरों में रह रहे हैं, आप एक्सरसाइज सारे दिन करते हैं, डेली 8 से 10 लोग आपसे मिलते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें हकीकत में मबनी बात करनी चाहिए, पॉलिटिक्स के अंदर शाइस्तगी रखनी चाहिए, किसी के ऊपर इल्ज़ाम तराशी नहीं करनी चाहिए। तनकीद सही, आप इखलाकी दायरे के अंदर रह के भी कर सकते हैं। आमिर साहब की बात से इत्तफाक करूँगा, ख़वातीन की रिस्पेक्ट चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की है, वो होनी चाहिए। कानून के मुताबिक किसी को सज़ा मिलनी है, खातून किसी कानून से बालातर नहीं है, लेकिन बहरहाल उसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी शोबे से हो, किसी भी पार्टी से हो। हमारा जी, दीन भी ये कहता है, हमारा मुआशरा भी ये ठीक कहता है। है, और हमें इसके ऊपर अमला करना चाहिए, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि मुआशरती रवायात को जब हम कमाल करेंगे, तो मुआशरे में बेहतरी नहीं आ बहुत सकती। बहुत बहुत अच्छी बात की है। मुझे बिल्कुल, एक बात ख़वातीन का सिर्फ कहनी एहतराम है हम यहाँ सब पे, पर लाज़िम है। आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। मैं अब तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करूँगी, और सब मुत्तहिद होकर अगर मुल्क को बहरानों से निकालना चाहें तो यकीनन इसमें हम कामयाब होंगे। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।